जानेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नेचर देखते हैं। बताना बेटा, मेरे पास कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। सबको पता है हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यस और नो? ठीक है, अगर हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्या वो इस दोनों के बीच में बनने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और जब हैलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो? अब डेल्टा नेगेटिव किसके ऊपर होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि मीना के ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक्स क्या है? मीना, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये जो बॉन्ड है क्या ये पोलर बॉन्ड बन गया? तो ये स्लाइटली पोलर हो गया ना, तो आप कहेंगे ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड हो गया। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या हुआ ज़रा बता देता हूँ मैं। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और इस तरफ से इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इससे दो पोल क्रिएट होते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। इस वजह से इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड हो गया। सी एक्स बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। गुड। अब अगर मान लो ये पोलर बॉन्ड है तो इसका मतलब सी एक्स यानी कि आर एक्स जो है ये पोलर कंपाउंड होगा। भाई अगर इसके अंदर पोलर बॉन्ड है तो इसकी पोलर कंपाउंड भी तो होगा। अब सवाल है कि इसकी पोलैरिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, देखना ध्यान से। तो आर एक्स जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा? पोलर कंपाउंड। अब इसकी पोलैरिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले पोलैरिटी अगर आपको पता करना है तो पोलैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। किसी भी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बता दो कि इसमें सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड होगा। बताओ बेटा, सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा? आर एफ, उसके बाद आर सी एल, उसके बाद आर बी आर, उसके बाद आर आई। ये तो पहली बात हो गई जब आपने क्या रखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान दिया। लेकिन सोचो ज़रा, पोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? अचानक से हालात और जज्बात सब बदल क्यों गए? ओके, तो ये रहा कार्बन, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रहा कार्बन और इसके साथ मान लो हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनना बेटा, और ये आपका हैलोजन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं कहूँ किसी तरीके से इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो क्या पोलैरिटी कम हो जाएगी? अब हमारे पास एक ये है और इसी तरीके से मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 और H और यहाँ पे X है। फिर मैंने यहाँ पे 2 CH3 लिख दिया, 2 CH3 लिख दिया देखो, और एक H, फिर एक यहाँ पे X है। फिर मैं इसी तरीके से 3 CH3 लिख देता हूँ। तो क्या कोई मुझे डिग्री बताएगा सबसे ज़्यादा हायर डिग्री का कौन सा है? क्या ये मिथाइल हो गया? ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री। अब इस डिग्री जैसे यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, प्लस आई इफेक्ट की वजह से CH3 का कौन सा इफेक्ट पड़ता है? प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या इसके पॉजिटिव चार्ज में थोड़ी सी कमी आई होगी? अब बताओ इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट हैं? 2, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा और कम आया होगा। इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट हैं? 3, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो गया होगा। इस हिसाब से अगर मैं इसको पोलैरिटी लिखूँ, अगर मैं पोलैरिटी लिखूँ तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा? मिथाइल। मिथाइल सबसे ज़्यादा पोलर होगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो बताओ जल्दी से, पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में हो गया? मिथाइल में, और सबसे कम किस में हो गया? 3 डिग्री में। क्या रीज़न है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। किसका? एल्काइल ग्रुप का। दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव या प्लस आई इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। एक और बात है बेटा, पोलैरिटी पता करने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट भी पता करना होता है, ध्यान देना यहाँ पे। पोलैरिटी पता करने के लिए कभी कभी मेजरमेंट यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो समझ लेना वो बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर किसी का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। अब आप सोच रहे हो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब समझा देता हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि मान लो कोई एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में, जिसमें से बी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ए लीना बी मीना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, शिफ्ट होंगे बी की तरफ, और इसकी वजह से पूरा का पूरा डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हमें दिखाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है इसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या रख दिया, म्यू। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। तो डाइपोल मोमेंट जो है ना बेटा, डाइपोल मोमेंट इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली जो म्यू का फॉर्मूला होता है ना, वो दुनिया को पता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, होता है क्यू इंटू, क्यू यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस, जो भी आपका डिस्टेंस होता है, क्यू इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, अगर मुझे डाइपोल चाहिए तो मुझे क्यू इंटू डी चाहिए ना। क्यू का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आया हुआ चार्ज। डी का मतलब क्या हुआ, दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ तो भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और चार्ज ज़्यादा हुआ तो भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इस हिसाब से डाइपोल मोमेंट देखना है तो आपने कहा कि सर डाइपोल मोमेंट देखने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कर सकते हैं या नहीं, बताओ। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन क्या सिर्फ अकेला यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के ही हम डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं क्या? आओ इसको ऐसे समझते हैं। मान लो आपके पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसमें से बताइए डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका है। तो आप क्या कहोगे, HF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, HCl का थोड़ा सा कम, HBr थोड़ा और कम, HI थोड़ा और कम। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो गया बेटा, HF, HCl, फिर HBr और फिर HI। यस सुनो, लेकिन डाइपोल मोमेंट दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा डिस्टेंस। सोचो अगर चार्ज ज़्यादा हुआ और डिस्टेंस बहुत कम हो गई तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे भी इफ़ेक्ट आ जाता है। एक नोट पॉइंट करके एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई मुझे इसका डाइपोल मोमेंट बताए। तो आप बड़े आराम से पुराना वाला तरीका देख के क्या बताओगे, सबसे ज़्यादा किसका होगा, CH3F का, फिर CH3Cl का, फिर CH3Br का और फिर CH3। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, CH3F और CH3Cl में CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3F के कंपेयर में ज़्यादा होता है, और बाकी सारा ऑर्डर बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। बस यहाँ पे एक चेंजमेंट आ जाता है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो फ्लोरीन, देखो साइज का छोटा होना बुरी बात नहीं है, साइज का स्मॉल होना बुरी बात नहीं है, साइज का एक्स्ट्रा स्मॉल होना बुरी बात है। फ्लोरीन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल है। उस एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की वजह से इनके बीच का बॉन्ड लेंथ भी एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, और बॉन्ड लेंथ अगर एक्स्ट्रा स्मॉल हुआ तो चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना भी क्यों ना हो उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। तो अगर मैं एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा तो आप इसे टिक कर सकते हो, या ऐसा ऑप्शन दिख सकता है CH3Cl सबसे ज़्यादा, फिर बेटा अगला क्या है CH3F, फिर CH3Br और फिर CH3I। ये हो गया। एक और बात लगे हाथ मुझे बता देना, अगर मैं ये किसका ऑर्डर बेटा, ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछता तो क्या कोई मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता पाएगा? बॉन्ड लेंथ किन बात पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे। तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, आयोडीन का। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, आयोडीन का। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ लिखता तो CH3F का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा,
फिर CH3Br का और सॉरी CH3Cl का, फिर CH3Br और फिर सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होता है? CH3I का। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो गया? CH3I का। अब आप सोच रहे हो सर बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बट मैंने बोला ना कि सिर्फ एक के ज़्यादा होने से डायपोल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है और जबकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आयोडीन का है। दोनों का मल्टीप्लाई का ऑर्डर ये रहा। दोनों का मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा किसका दिखा? CH3Cl में, फिर CH3F में, फिर CH3Br में और CH3I में। अब बॉन्ड लेंथ का आपको ऑर्डर पता है तो बॉन्ड एनर्जी भी पता चल जाएगी। बताओ छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है या बड़े बॉन्ड को? बड़े बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी कम होगी, तभी तो टूट गया। तो बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? CH3F का। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी पूछ लेता आपसे तो बॉन्ड लेंथ F की छोटी है तभी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा ना बेटा, तभी तो तोड़ना मुश्किल हुआ। हाँ, तो आपने कहा बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इस हिसाब से बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर हो गया CH3F का सबसे ज़्यादा, फिर CH3Cl, फिर CH3Br, CH3I का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा, इसीलिए सबसे आसानी से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो डायपोल मोमेंट आप लोगों ने कोशिश तो की समझने की, लेकिन कुछ पॉइंट्स और हैं जिसके डायपोल मोमेंट्स मैं आपको इसी टाइम पे लगे हाथ सिखा देना चाहता हूँ। जैसे पहले इसको नोट करेंगे, फिर डायपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, बेस पे रहेगा। आगे अभी जो हमने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है ना, तो डायपोल मोमेंट पता करना है तो वेक्टर का थोड़ा सा पोर्शन आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, देखना ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ कि एक वेक्टर ये है जिसका म्यू एक वेक्टर है μ1, एक और वेक्टर है ऐसे μ2, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मैं इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर जानना चाहता हूँ, तो आपको ये पैरेललोग्राम वाला रूल बताया गया होगा, है ना? ये μr है, तो μr का एक फॉर्मूला बताया गया होगा। बताओ बेटा μr क्या होता है? μr इक्वल्स टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, यही होगा ना? ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सभी फटाफट आप कर लोगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि मैंने एक बेंजीन बनाया और उस बेंजीन के ऊपर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया और मैंने कहा इसका डायपोल मोमेंट मैं आपको दे देता हूँ और वो डायपोल मोमेंट है म्यू, मैंने ये क्वेश्चन में दिया है और बाकी मैं पूछ लेता हूँ। क्या क्वेश्चन क्या है? इसका डायपोल मोमेंट क्या है बेटा? म्यू। अब आपको इन सब का डायपोल मोमेंट बताना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप फटाफट आंसर देंगे। क्या ये डाई हेलो डेरिवेटिव्स है? और इस डाई हेलो डेरिवेटिव्स के डायपोल मोमेंट आप आराम से बता सकते हो। फिर मैं ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स लिख देता हूँ। आराम से, अभी टाइम है आपके पास, अभी कैलकुलेट करना थोड़ी देर बाद। पहले मैं लिख देता हूँ सारे सवाल। ये इरेज कर दूँ आप बेटा? अब इधर इरेज कर देता हूँ।
फटाफट इन सबके डाइपोल मोमेंट मुझे कैलकुलेट करके बताना होगा आप लोगों को। पहले वाले का डाइपोल, पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, कितना हो गया 60। तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या आया, √3 म्यू। म्यू बाहर है या अंदर है, ठीक है। क्या सबका आंसर यही आया? आपने कहा μ1 μ2, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, कितने म्यू स्क्वायर हो गया 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, 2 म्यू स्क्वायर यहाँ पे और 1 म्यू स्क्वायर है, कितने म्यू स्क्वायर हो गया 3 म्यू स्क्वायर। और 3 म्यू स्क्वायर का जब हमने इसका क्या होगा म्यू, वेरी गुड। आपने कहा इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट म्यू कितना हो गया, जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा मतलब 2 म्यू √2 म्यू स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर को बाहर लोगे तो म्यू आ गया, ठीक है। इधर सारी का क्या हुआ, सब ठीक है ना जीवन तुम्हारा? कहाँ खो गई थी, किसकी ख्वाबों ख्यालों में खो गई थी? यहाँ अगर कोई अगर दिमाग में अगर कोई है तो यहाँ पे एक बोर्ड और ये मैं और एक मार्कर, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। इधर बताना बेटा, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब देखो 120 डिग्री के एंगल पे है तो थीटा की वैल्यू 120 रखोगे, तो जब थीटा की वैल्यू 120 रखोगे तो उसकी वैल्यू आती है -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बना म्यू स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर को बाहर ले लिया म्यू। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो यहाँ बताओ क्या हो इसका, इसका रिजल्टेंट म्यू हो गया 0। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ बताओ 2 म्यू, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ म्यू। देखो 120 डिग्री वाले का रिजल्टेंट क्या हो गया म्यू, और एक म्यू पहले से है, दोनों मिले ऐड करके क्या हो जाएगा म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू। इधर बताओ कोई भी वैल्यू, देखो कोई भी वैल्यू इन दोनों से 120 डिग्री पे है तो एक म्यू ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट भी और म्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो ये फ़ैन मान लो, इस फ़ैन में तीनों ब्लेड एक दूसरे के 120 डिग्री पे हैं, और सेम फोर्स अगर तीनों पे लगा दिया जाए तो ओवरऑल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 120 डिग्री पे लगा हुआ टोटल फोर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। बस फोर्स इक्वल होने चाहिए। इसका ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू आर क्या हो जाएगा म्यू। इधर बताओ इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बचा कितना, इसकी वजह से होगा ये कितने डिग्री का 60 वाला हो गया। इधर बताओ बेटा 0, इधर क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा। इधर बताओ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये रहा आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसी नेचर के बेस पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे।